दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सत्ता संघर्षों का अखाड़ा बनता हुआ दिख रहा है? क्या तमाम आंतरिक मुद्दे और तमाम भड़ास एक बिल्कुल नए और सधे हुए अंदाज में दिल्ली के चुनाव में निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं? दरअसल आज राजधानी के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की एंट्री हुई, योगी आदित्यनाथ जी की। और योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली पहुंचे तो जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, और उस बयान को देखने के बाद ऐसा लगा कि उस बयान से उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब को फंसा तो नहीं दिया है। क्या गुनाह किया है अमित शाह ने? आखिर इस देश के गृह मंत्री हैं, कमजोर गृह मंत्री नहीं है। अपनी हर सभा में भारत माता की जय के नारे भी लगवाते हैं। कहीं भी किसी भी राज्य में, यहां तक कि बिहार तक भी जब वो जाते हैं तो बलवाइयों को उल्टा टांग देने की बातें भी करते हैं। और जहां तक व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात को मानता हूं कि अमित शाह इस देश के कमजोर गृह मंत्री नहीं बल्कि एक मजबूत गृह मंत्री हैं। फिर उन्हें मुफ्ती मोहम्मद सईद से भी कमजोर गृह मंत्री साबित करने की कोशिशें क्यों की जा रही है? मुफ्ती साहब जब गृह मंत्री थे तो उनकी बेटी का अपहरण कश्मीर में हुआ था। लेकिन शाह साहब की नाक के नीचे अगर योगी जी ये बात कहें तो क्या मैसेज जाता है? पहले जरा सुनिए योगी जी ने क्या कहा है। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। तो सुना आपने, दिल्ली के ओखला इलाके का जिक्र उन्होंने किया है। और ओखला इलाके का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद जी की पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यहां पर जहां उद्योग लगाने थे वहां आम आदमी पार्टी वालों ने और यहां की सरकार ने बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। यह आरोप योगी जी ने लगाया। और इससे भी गंभीर आरोप यह लगाया है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए मशीनरी एस्टेब्लिश कर रखी है, उसको स्थापित कर रखा है और उन सबको बसाते जा रहे हैं। इतना गंभीर आरोप किस पर लगा रहे हैं योगी जी? पूरे देश के बच्चे बच्चे को पता है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी, सब कुछ जिम्मेदारियां किसके पास है? केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के अधीन है। दिल्ली का तो अपना कोई गृह मंत्रालय नहीं है, यह नीतीश कुमार का राज तो है नहीं, यह योगी जी का राज तो है नहीं उत्तर प्रदेश का, जहां गृह मंत्रालय और पुलिस उनके हाथ में है। और तब वो कहते हैं कि किसी भी अपराधी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यहां सीधे सीधे अगर बांग्लादेशियों को दिल्ली की सरजमीन पर बसाया जा रहा है तो जमीन किसकी? दिल्ली की जमीन किसकी है? डीडीए किसके हाथ में है? भारत सरकार। दिल्ली की पुलिस किसकी है? भारत सरकार। सब कुछ तो शाह साहब के हाथ में है। तो आरोप किस पर लगा रहे हैं? और दोस्तों, क्या संयोग है, इस शाह साहब की पर्सनालिटी में भी क्या किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि इतनी बेहतरीन पर्सनालिटी, इतनी मजबूती के साथ संसद में जब वो तथ्यों को रखते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इस बात को मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, अमित शाह से ज्यादा तथ्यात्मक तरीके से कोई भी मंत्री अपनी बात को नहीं रख पाता है। जिस तथ्यात्मक तरीके से एक एक बिंदु, चाहे हम उसे सही माने या गलत माने, लेकिन वो तथ्यात्मक तरीके से बातों को रखते हैं। और उन अमित शाह के ऊपर इस तरह का आरोप, स्वाभाविक है, नाम आम आदमी पार्टी का लिया जा रहा है, लेकिन ये किसे
जिस दिल्ली में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है, साक्षरता दर हाई है, पढ़े लिखे लोगों का राज्य है, वहां सबको पता है, बिना डीडी बसु और बिना लक्ष्मीकांत पढ़े, बिना भारत का संविधान पढ़े सबको पता है कि दिल्ली में पुलिस, जमीन, सब कुछ भारत सरकार के हाथ में है। तो ये इतना बड़ा आरोप जो लगाया जा रहा है, इसके मायने मतलब क्या है? कई लोकसभा चुनाव के समय अरविंद जी ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया था, जो अंततः उनके बचाव वाला साबित होता हुआ प्रतीत हुआ, उसका एहसान चुकाने तो योगी आदित्यनाथ नहीं आए हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल कौंध रहा होगा कि क्या कहा था अरविंद जी ने और कैसे कुर्सी बची थी, वो सारी परिस्थितियां बाद में। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय अरविंद जी ने जो बातें कही थी, जरा वो भी देख लीजिए हमारी स्क्रीन पर। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये। तो सुना आपने, अरविंद जी ने जो बातें कही थी वो यही थी ना कि लोकसभा चुनाव के 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भारतीय जनता पार्टी पद से हटा देगी। ये उनका नंबर आ चुका है। और इस बयान का नतीजा क्या हुआ? वाकई ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में 272 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया तो जो ताकतवर छत्र बने हैं वो किनारे कर दिए जाएंगे। ये जैसे येदियुरप्पा किनारे किए गए, जैसे फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। ये बात इस कदर खासकर योगी जी की बिरादरी यानी ठाकुरों के बीच पूरे देश में फैली। राजस्थान का नतीजा आप देख लीजिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर 62 से 33 पर आ गई भारतीय जनता पार्टी। दक्षिण पश्चिम बिहार में जो शाहबाद का इलाका है, औरंगाबाद का इलाका है, वो इलाका ठाकुर राजनीति का गढ़ माना जाता है। उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तैसी हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटें बीजेपी की कम हुई और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से येदियुरप्पा की तरह या किसी और भाजपा के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तरह हटाने की हिमाकत भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नहीं कर पाया। तो क्या इस तरह के बयानों के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी के शुक्रगुजार तो नहीं है? और वही शुक्रिया अदा करने के प्लेटफॉर्म के तौर पर दिल्ली के चुनाव का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है? बड़ा सवाल है। वैसे योगी जी कोई भी बात खम ठोक कर कहते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने वादा किया था लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के पालघर में 18 मई 2024 को कि 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। 18 मई से 18 नवंबर 6 महीने पूरे हो गए, पीओके अब तक हमारे कब्जे में नहीं आ पाया, नक्शे में ही हमारे लिए है। और गर्व का विषय है कि अखंड कश्मीर हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन हम सिर्फ पहले जैसे कागजों में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ रहे हैं। योगी जी का वादा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि योगी जी ने दूसरे के बिहाफ पर बयाना ले लिया था। वो केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री होते तो शायद कुछ करते भी और वहां बयाना लेना ठीक भी होता कि जनता से वादा करते। जो वादा खुद पूरा करने की स्थिति में ना हो, जो वादा नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उनके बूते पूरा किया जाना हो, वो आदेश देने वाले हैं, उसका बयाना खामखा योगी जी ने बेकार ले लिया था। लेकिन जो परिस्थिति बन रही है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव के वक्त योगी को हटा दिया जाएगा कहकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या में बड़ी कमी, 20% सीटें 2019 की तुलना में बीजेपी की कम हो गई, उसका एहसान तो नहीं चुकाया जा रहा। बड़ा सवाल है। और अमित शाह साहब की क्या परिस्थितियां हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो भी एनडीए के अंदर हो या एनडीए के बाहर, भाजपा के अंदर हो या भाजपा के बाहर, जो भी ताकतवर मुख्यमंत्री होते हैं उनके साथ उनके इक्वेशन जग जाहिर है कि कैसे हैं। दिल्ली की एक पार्टी को संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए शाह साहब ने कहा था सुपारी जैसी पार्टी उनके गठबंधन से बाहर न चली जाए। इस तरह की बातों का प्रयोग किया था। किसके लिए किया था आप सभी जानते हैं। योगी आदित्यनाथ से उनके इक्वेशन कैसे हैं सभी को पता है। नीतीश कुमार से उनके इक्वेशन कैसे हैं सबको पता है। महाराष्ट्र में
विनोद तावड़े वाला प्रकरण जो हुआ कैमरे के सामने विधानसभा चुनाव के वक्त, अगर वो नहीं हुआ होता तो क्या अमित शाह के बेहद करीबी विनोद तावड़े मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते? जरूर बनाए जाते। सबको इस बात की संभावना थी कि वही बनाए जाएंगे, लेकिन अब तो फडणवीस साहब भी मजबूरी बन गए, वही मुख्यमंत्री बन गए। ममता बनर्जी के साथ उनके क्या इक्वेशन है वो भी पता है। तो ताकतवर मुख्यमंत्री क्षेत्रीय छत्रपों के साथ शाह साहब के इक्वेशन बहुत मधुर नहीं बताए जाते। और राष्ट्रीय राजधानी का जो चुनाव है, एंट्री तो योगी जी ने की है, और ये एंट्री कहीं दिल्ली में संयोग की जगह प्रयोग न साबित हो जाए, ये सवाल बहुत बड़ा है। और कई लोग तो हंसी मजाक में अब कहने भी लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी पर ठाकुरवाद का कथित आरोप लगाते हैं लोग। मैं नहीं मानता कि कोई ठाकुरवाद होता है, लेकिन जो ठाकुरवाद का आरोप लगाया जाता है और दिल्ली में अरविंद जी अपनी पार्टी में ठाकुरों को सर पर चढ़ाकर रखते हैं, इस वजह से कुछ और बात तो नहीं है। आप देखिए दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी सिंह, वो भी ठाकुर हैं, वो भी राजपूत हैं। मनीष सिसोदिया, वो भी ठाकुर हैं। संजय सिंह जो राज्यसभा में सीधे सीधे मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई जैसे नारे लगाते हैं, वो भी ठाकुर हैं। तो अरविंद जी की पार्टी में अरविंद जी ने खुद ही ठाकुरों को सर पे चढ़ा रखा है। उत्तर प्रदेश में आरोप लगता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में ठाकुरवाद बढ़ गया है। कौन सा संयोग या प्रयोग है? यह सबको समझ में आ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल पावर इक्वेशन क्या दिल्ली के चुनाव उसकी कीमत अदा कर देगा? देखते जाइए आगे होता क्या है। लेकिन जिस दिशा में राजनीति जा रही है वो दिशा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 8 फरवरी को ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आएगी। 5 फरवरी का जो जनादेश होगा वो 8 फरवरी को सबको पता चल जाएगा कि किस रूप में जा रहा है। तमाम मुद्दों की बात होती है, 10 तरह की और बातें भी कही जाती है, लेकिन चुनाव अंततः किन मुद्दों पर हो रहा है? दिल्ली निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का, बीपीएल और एपीएल जिसे कह सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन की बड़ी आबादी वाला स्टेट है। और जब ये वैसे लोगों की बड़ी आबादी वाला स्टेट है तो 200 यूनिट बिजली, 20,000 लीटर पानी, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार मेहरबान दिखाई देती है, वो मेहरबानी, ये सब कुछ सबको दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी वादे हैं, वादों का क्या? यहां 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की जा रही है। अरे पड़ोस में नोएडा गाजियाबाद है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या माना जाए इसे? वहां क्यों नहीं 300 यूनिट फ्री बिजली हो रही है? वहां 300 यूनिट फ्री बिजली होती तब दिल्ली के लोग भी भरोसा करते कि दिल्ली में भाजपा भी 200 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है। लेकिन लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भरोसा करने के लिए कारण की जरूरत होती है। या फिर इसे भी यही मान लिया जाए कि भाजपा के लोग चाहते हैं कि फ्री बिजली नोएडा गाजियाबाद में हो जाए ताकि दिल्ली के लोगों को, या यूपी में हो जाए ताकि दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाया जा सके कि हाँ भाई पड़ोस में किया है तो यहां भी ये लोग करेंगे। और अरविंद शर्मा, AK शर्मा जो गुजरात कैडर के IAS नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद भरोसेमंद, वो लंबे समय तक पावर महकमे में काबिज रहे यूपी में, तब भी नहीं हो पाया नोएडा गाजियाबाद में 200 यूनिट फ्री बिजली। क्या योगी जी नहीं होने दे रहे हैं क्या? ये भी तो एक सवाल है। खैर, इन सब सवालों का जवाब योगी जी देंगे। लेकिन दिल्ली चुनाव में जिस अंदाज में योगी जी ने एंट्री करी है, तय मानिए दिल्ली के वोटरों के मन मिजाज पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व इतना विराट है भारतीय राजनीति में, अभी एक बड़ा व्यक्तित्व बन चुका है। जैसे शाह साहब का व्यक्तित्व है, जैसे अरविंद जी का व्यक्तित्व है, जैसे नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है, जैसे राहुल गांधी का व्यक्तित्व है, उस तरह का व्यक्तित्व है योगी आदित्यनाथ का। तो स्वाभाविक है कि दिल्ली चुनाव पर तो असर पड़ेगा ही। बड़े व्यक्तित्व का क्या असर होता है? बड़े व्यक्तित्व का असर वही होता है जैसे क्रिकेट में होता है कि ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के विकेट निकल गए तो मैच जीतने की संभावना आधी, और लारा और सचिन अगर क्लिक कर गए तो मैच जीतने की संभावना पूरी। तो योगी आदित्यनाथ का कैंपेन राजधानी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए हिट साबित होगा या हिट विकेट करा देगा, ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल
शाह साहब के लिए उनकी प्रशासनिक क्षमता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सवाल तो खड़ा होता दिख ही गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।